नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद मकबूल प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी इस्तकबाल करता हूँ। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूँ अगर बुरा ना लगे। नाजरीन, इस शेर में जिस तरह शायर किसी सुहाने मौसम से एक शाम चुरा लेने का इरादा जाहिर करता है, बिल्कुल इसी तरह कॉरपोरेट इंडस्ट्री भी नए एंकर्स की मुतलाशी होती है। एंकरिंग से जुड़ने के लिए नए नए एंकर्स की आमद होती रहती है, जिसके ज़रिए कॉरपोरेट इंडस्ट्री इन हसीन और खूबसूरत चेहरों के ज़रिए अपने इवेंट में एक नया तासुर देने की कोशिश करती है। लेकिन कुछ ही नए चेहरे ऐसे होते हैं जो पहली ही नज़र में दूसरों को मुतासिर कर देते हैं। ऐसे प्यारे और दिलकश व हसीन चेहरों में एक नाम दीक्षा का भी आता है। जिन्होंने मुख्तसर कैरियर में अपने अंदाज और एंकरिंग के ज़रिए एंकरिंग की दुनिया में अपनी मुनफरिद शिनाख्त बनाई। इन्होंने कैरियर की इब्तदा महज 16 साल की उम्र में की। दीक्षा हसीन और ख़ूबसूरत होने के साथ साथ बासलाहियत भी हैं। इनकी जुस्तजू और लगन ने न जाने कितने इवेंट्स में रंग बिखेरा है और इसको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाया है। जब हौसले जवां और इरादे नेक हों तो नामुमकिन को मुमकिन बनाना कोई मुश्किल नहीं। तो चलते हैं हैदराबादी सितारे की दीक्षा के साथ। में आप सभी का स्वागत है। आपका बहुत बहुत खैर मकदम किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में। आप आई, बड़ी खुशी हो रही है दीक्षा जी। थैंक यू सो मच जानी जी। सबसे पहले तो मैं हमारे सियासत टीवी की सारी ऑडियंस को नमस्कार और आदाब बोलना चाहूँगी एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई मीन आई फील सो प्रिविलेज्ड टू शेयर द स्क्रीन विद यू विद द वेरी टैलेंटेड केबी जानी। अच्छा दीक्षा जी, मेरा जो पहला सवाल है वो इस तरह है कि आपने बहुत ही कम उम्र में यानी 16 साल की उम्र में जी स्टेज शेयर किया और फिर एंकरिंग से जुड़ी जी। वो किस तरह हुआ, वो हमारे ऑडियंस को ज़रूर बताइए। जी सो जानी जी, ऐसा है कि मैं हमेशा से बहुत ऐसे पैशनेट और एम्बिशियस रही हूँ। सो ऐसा था कि मुझे, जैसे मैंने अपना 10th फिनिश किया, मेरी स्कूलिंग फ़िनिश की, मेरा इंटर चल रहा था, तो मुझे ये था मेरे मन में कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे कुछ करना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हूँ। तो ऐसा था कि मुझे कुछ ना कुछ लाइफ में डेफिनेटली करना है, कोई ना कोई फील्ड चूज़ करना है, आगे बढ़ना है। और वो ऐसा था कि बहुत कम उम्र से ही वो चीज़ें थी, वो प्लान था मेरे माइंड में। जब मैं मेरे स्कूल में थी तभी से मेरा वो प्लान था। तो मुझे ऐसा एक मौका मिला। मैंने एक बर्थडे पार्टी अटेंड की थी। वहाँ पे मैंने देखा था कि कोई वो पार्टी को होस्ट कर रहा था, तो तब मुझे इस सब चीज़ों की नॉलेज मिली कि ऐसा एंकरिंग या एमसीइंग जो हम बोलते हैं, ऐसी भी कोई चीज़ है करके। तो मैंने उस पर रिसर्च किया एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। उसके बाद मैं आ गई इस फील्ड में। मैंने अपने लीड्स जनरेट किए, मैंने अपना क्लाइंटल बनाया, इवेंट मैनेजर्स से मैंने टाई अप्स किए एंड बस फिर ऐसे 3.5 साल हो गए हैं। 16 साल की उम्र से शुरू किया था और अब मैं आज यहाँ हूँ। सो ऐसी है कहानी। लेकिन बहुत ही कम अरसे में आपने एक अपना मुकाम बनाया जी। लेकिन इस बीच क्योंकि आपकी बहुत ही कम एज थी जी, उस दरमियान में कितनी रुकावटें आई, कितनी दिक्कतें आई, जी, उस बारे में ज़रूर बताइए। जी।
जब मैंने शुरू किया, ऑफ कोर्स मेरी पढ़ाई अभी भी चल रही है, मैं पढ़ाई के साथ साथ ही कर रही थी जब मैंने शुरू किया। तो ये था कि पढ़ाई के साथ मैनेज करना, स्टार्टिंग में थोड़ा काम पढ़ाई साथ में मैनेज करना स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट था, थोड़ा वो चैलेंजिंग था। तो वो धीरे धीरे जैसे ही चीज़ें बढ़ती गई, उस चैलेंज को भी मैंने ओवरकम किया एंड देन अब बराबर सब चल रहा है, पढ़ाई साथ साथ में काम सब एकदम बढ़िया चल रहा है, कुछ वो प्रॉब्लम नहीं है। एंड ऑफ कोर्स इसमें मेरा फैमिली का बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट था, तो मेरे फैमिली ने मेरे लिए चीज़ें काफ़ी आसान कर दी। अच्छा, तो आपकी फैमिली से आपको कितना सपोर्ट मिला होगा उस दरमियान में, वो हमारे नाजरीन को, हमारी ऑडियंस को ज़रूर बता सकते हैं? जी, जब मैंने ये शुरू किया तो मुझे ऐसा कुछ कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई ऐसी रुकावट नहीं थी। मेरे मॉम डैड को मैंने जब बताया कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, तो दे वर हैप्पी, दे वर लाइक जो भी करना है करो, आगे बढ़ो। ऐसा था, पापा को ये था कि बस पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। पापा का ऐसा था मानना कि पढ़ाई साथ साथ में करो, पढ़ाई के साथ आपको जो करना है, जो फील्ड में जाना है, जैसे आगे बढ़ना है आप बढ़ सकते हो। तो वो हिसाब से, और मेरी फैमिली का मुझे इतना सपोर्ट है कि क्योंकि मेरा पढ़ाई ये सब साथ में होता था, मैं काफ़ी छोटी उम्र में ये थी, तो मुझे मेरे मॉम हेल्प करते थे, चाहे वो मेरा मेकअप हो गया या जो भी हो गया। मेरे पापा, मुझे कभी भी कुछ कहीं दूर मैं जाती थी इवेंट करने, तो पापा पिक करने आते थे, पापा ड्रॉप करते थे, लेट नाइट कुछ होता था, तो वो हिसाब से पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। और मेरी छोटी बहन है, तो मेरी छोटी बहन भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। वो मेरे आउटफिट्स जो है वो सेलेक्ट करने में हेल्प करती थी, मेरा जो भी ज्वेलरी सामान जो भी होता है वो सब सेलेक्ट करने में हेल्प करती। तो वो अभी भी होता है, वो सपोर्ट मुझे अभी भी मिलता है। तो दिस इज़ हाउ मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, हर किसी ने, और उन्हीं की वजह से वो मेरे पीछे खड़े, इसीलिए मैं आज आगे बढ़ रही हूँ और बिल्कुल आगे भी बढ़ती जाऊँगी इन फ्यूचर भी। बस वो जो भी है उसका क्रेडिट तो मैं उन्हीं को देती हूँ, मेरी फैमिली को देती हूँ, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना शायद मैं ये नहीं कर पाती अकेली। उन्होंने मुझे उस काबिलियत में मेरा साथ दिया, तो इसीलिए मैं आज जो हूँ वो हूँ। लेकिन दीक्षा, एक सवाल यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा, चूँकि आप 16 साल की कम उम्र से इस लाइन को चुना, इसको अपना कैरियर बनाना चाहा, जी, जबकि जो भी स्टूडेंट्स लाइफ में एक आदमी टारगेट लेके चलता है कि मैं प्रोफेशनल लाइन को चूज करूं तो मैं डॉक्टर बनूंगी या इंजीनियर बनूंगी, या फिर मेरे जो जहन में आता है कि मैं ये मुकाम हासिल करूंगी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, इसकी क्या वजह रही होगी? तो ऐसा था जानी जी कि जब मैं 7th 8th में थी, तब से कुछ ना कुछ था ही मेरे मन में, चलता रहता था कि मैं सिंगर बनूं या मैं बैडमिंटन प्लेयर बनूं। मैंने बैडमिंटन में भी कोचिंग ली है, तो पहले मुझे बैडमिंटन प्लेयर बना था। वो उम्र ऐसी होती है ना कि आपको काफ़ी चीज़ें, आप सपने देखते हो, आपको ये चाहिए होता है, ऐसा करना होता है। तो ऐसा था, पैशनेट मैं बचपन से ही थी, तो मुझे ऐसा था कि पहले ऐसा था कि मैं बैडमिंटन प्लेयर बनूं, फिर मुझे सिंगिंग का भी शौक़ था। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी जिसमें मेरे शौक़ थे। ऑफकोर्स हाँ, ये डेफिनेट था कि मुझे कम उम्र से ही इंडिपेंडेंट बनना है। मेरे 10th के बाद से ही, जब मैं मेरा इंटर करूँ कॉलेज के साथ साथ, मुझे कुछ पार्ट टाइम करना है, मुझे कुछ काम भी करना है, उतना मुझे एक वो कहते हैं ना, वो एक पैशन था। जैसे मैं बोलती हूँ मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, तो वो एक एम्बिशन था। तो ऐसा था, हाँ ऑफकोर्स एंकरिंग करूँगी करके ऐसा कुछ माइंड में नहीं था। बट देन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी, मैंने देखा, मैंने सोचा कि ये जो स्किल्स होते हैं एंकरिंग बनने के, वो मुझ में है। मैंने सोचा कि क्यों ना, अब मैं जब सोच ही रही हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी में अपना लक ट्राई करूँ। और कहते हैं ना, हम कुछ सोचते हैं, डेस्टिनी में कुछ और होता है। तो समझो वैसा ही था कि ये डेस्टिनी थी कि आज मैं ऐसे एंकरिंग के फील्ड में आ गई, जबकि ये ऐसा कुछ मेरा प्लान नहीं था। काफ़ी चीज़ों के बारे में मेरा प्लान था, इसमें नहीं था, बट फिर टुडे आई एम हियर, आज मैं हूँ यहाँ पे। तो यू कैन से कि ये डेस्टिनी का काम है। लेकिन दीक्षा, आपकी जो फैमिली रिलेट करती है वो सिंधी घराने से आप ताल्लुक़ रखती है। बराबर। सिंधी घराने के जितने भी लोग हैं वो बिजनेस को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, बराबर इम्पोर्टेंस ही देते हैं। बराबर। तो आप बिजनेस अगर करना चाहती हैं तो MBA वगैरह आपको करना पड़ेगा। लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया जी। इसकी क्या वजह है? सो इनिशियली वही प्लान था। जब मैं 10th में थी, मैं स्कूल में थी, तो मेरा वही प्लान था कि मैं जब मैं अपना डिग्री करूँगी, BBA होता है जो बैचलर्स इन बिजनेस बोलते हैं, वो होता है, फिर मास्टर्स इन बिजनेस, ये सब करूँगी, फिर मैं भी बिजनेस में जाऊँगी, अपनी खुद की कंपनी खोलूँगी, बेसिकली वो एंटरप्रेन्योर जो हम बोलते हैं। तो मेरा भी वही प्लान था इनिशियली कि अपना खुद का कुछ बिजनेस सेटअप करूँ, अपनी खुद की कुछ कंपनी खोलूँ। बट देन हाँ, वो प्लान अभी भी है, क्योंकि अभी भी मेरी बहुत छोटी सी उम्र है अभी भी तो वो प्लान डेफिनेटली अभी भी है। बट यस हाँ, ये कुछ था, बहुत अनएक्सपेक्टेड था,
हो गया। अगेन आई वुड से ये डेस्टिनी का कमाल है कि कुछ मैंने प्लान कुछ और किया था, कुछ और हो गया। अच्छा, इन फ्यूचर आप बिजनेस को भी तरजीह देंगे और साथ में एंकरिंग को भी छोड़ना नहीं चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कुछ ना कुछ अपना बिजनेस करना, अपनी कंपनी कुछ एस्टैब्लिश करना, वो तो प्लान काफ़ी टाइम से था, अभी भी है। बट लेट्स सी चीज़ें आगे कैसे बढ़ती है। जैसे जैसे कुछ ना कुछ में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं डेफिनेटली वो ग्रैब करूँगी। एंड आगे जैसे जैसे चीज़ें होंगी वैसे वैसे मेरे प्लान्स मैं एग्जीक्यूट करूँगी। बट हाँ, एंकरिंग साथ साथ में चलती रहेगी डेफिनेटली। अच्छा दीक्षा, अभी हम आपके प्रोफेशन से रिलेटेड एक मैं सवाल जोड़ना चाहूँगा। जी। वो ये कि एक एंकर के लिए खूबसूरती के साथ साथ किन किन चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझती हैं आप? जी, सो खूबसूरती तो मैं बोलूँगी कि ठीक है, वो एक पॉइंट है, बट काफ़ी और चीज़ें हैं। जैसे आप में वो स्किल होना चाहिए, वो खूबी होनी चाहिए, वो टैलेंट होना चाहिए। सो खूबसूरती होगी और टैलेंट नहीं होगा तो फिर ऐसे किसी भी प्रोफेशन में उसका मतलब नहीं होगा। तो ऑफकोर्स खूबसूरती मायने रखती है, बट उसी के साथ साथ जो टैलेंट होता है, स्किल होता है, कॉन्फिडेंस हो गया, स्टेज फियर नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हो गई जो मेरे फील्ड में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। एंड ऑफ कोर्स आपको ऐसा होना चाहिए, आप में स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए, आपको ऑडियंस के वो जो एनर्जी होती है, ऑडियंस में जब आप मिंगल करते हो, कोई इवेंट करते हो, तो आपको वो एनर्जी होनी चाहिए, वो पैशन होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डेफिनेटली होनी चाहिए खूबसूरती के साथ साथ किसी भी फील्ड में, आई थिंक। अच्छा, आपकी तरह कोई आम लड़की या लड़का इस फील्ड को अपना कैरियर के तौर पर चुनना चाहता है, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि भाई आपने जिस तरह बताया कि टैलेंट का होना भी बहुत ज़रूरी है, जी। इसके अलावा? आई थिंक अगर कोई यंगस्टर ऐसे मेरे उम्र में, जैसे मैंने 16 साल में शुरू किया था, वैसे अगर कोई करना चाहता है तो मैं ये बोलूँगी कि पहले आप अपनी टैलेंट को, अपने स्किल को आप इम्प्रोवाइज़ करो, पहले आप खुद पे काम करो। जैसे एंकरिंग में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्क्रिप्ट हो गया, बात करने का तरीका हो गया, थोड़ा ह्यूमर हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वो चीज़ों पे आप काम करिए, आप अपने आप पे काम करिए, फिर आप कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। एंड इफ़ यू आर टैलेंटेड, अगर आप केपेबल हो, अगर आप टैलेंटेड हो उतने, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, वो बोलते हैं ना, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो अपने खुद पे आपको विश्वास रखना चाहिए और आपको आगे बढ़ना चाहिए अपने टैलेंट के साथ, एंड डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। नहीं, लेकिन एक बात है, अगर किसी के पास टैलेंट है, जी वो अपने आप को इम्प्रूव करके दिखाना चाहता है, जी। या फिर, लेकिन इसको मौका कहाँ मिलेगा, उस बारे जी। में बताइए। So- उसको किस तरह अप्रोच होना चाहिए, जी। इवेंट मैनेजर से किस तरह जी। वो बात करें, जी। उस बारे में बताइए। जी, तो जानी जी, मेरा ये मानना है कि जिसमें कुछ जज्बा होता है ना कुछ करने का, वो हर जगह मौका ढूंढता है। तो अगर आपको शुरू करना है एज एन एंकर और आपको मौके की तलाश है, तो मैं बोलूँगी कि अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली रिलेटिव्स में, उनमें आप पहले अपने अपने आप को ऐसे दर्शा सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि मुझे ये करना है, मैं एंकर बनना चाहता हूँ। तो अपना कोई भी इवेंट हो, बर्थडे पार्टी, जो छोटे छोटे इवेंट से हमको शुरू करना है। ऑब्वियसली कोई भी फ्रेशर को कोई बड़ा इवेंट नहीं मिलेगा, तो ऐसे छोटे छोटे इवेंट से शुरू कर सकते हैं। अपने फैमिली फ्रेंड्स में ही, अपने सर्कल में ही लोगों को बता सकते हैं कि मैं ये कर रही हूँ, और अगर आपने अपने पास कुछ अपॉर्चुनिटी है, कोई बर्थडे है, मैं आपका बर्थडे होस्ट कर लूँगी, या आपकी एनिवर्सरी हो गई, या कोई भी ऐसा फंक्शन है। जैसे फेस्टिवल्स में भी बहुत सारे कम्युनिटीज़, गेटेड कम्युनिटीज़ होते हैं, अपार्टमेंट्स में गणेश चतुर्थी है, फंक्शंस होते हैं, फेस्टिवल्स में भी ऐसे इवेंट्स होते हैं। तो ऐसे इवेंट्स आपको सामने से जाके बोलना पड़ेगा अपने फैमिली फ्रेंड्स को या अपने कम्युनिटी वालों को, वो चीज़ बतानी पड़ेगी, एंड उनको बोलना पड़ेगा कि आप मुझे अपॉर्चुनिटी दो, एंड ऐसे ही आप ग्रो करेंगे। फिर धीरे धीरे आप इवेंट मैनेजर्स को भी पिच कर पाएंगे। तो जब आपको इवेंट मैनेजर को पिच करना है, उसके पहले आपको कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो एक्सपीरियंस मैं समझती हूँ कि आप अपने फैमिली, अपने घर के कुछ फंक्शंस, शादी हो गई या किसी रिश्तेदार के बर्थडेज हो गए, ये सब करके आप बढ़ सकते हैं, और फिर आप इवेंट मैनेजर्स को भी अप्रोच कर सकते हैं। तो वो भी चीज़ कंसिडर करेंगे, क्योंकि उनको भी दिखाने को रहेगा आपके पास कि मैंने ये इवेंट करा है। तो वो प्रोफाइल भी आपकी रहेगी इवेंट मैनेजर को बताने के लिए। लेकिन दीक्षा, कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे बॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो या फिर इवेंट इंडस्ट्री, जी वहाँ पर पैर जमाने के लिए रिलेशनशिप या फिर गॉडफादर का होना ज़रूरी है। आप इसको क्या मानती हैं? जी,
सो बॉलीवुड या टॉलीवुड जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है उसके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी कि गॉडफादर का उसमें होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा डिबेट हो गया। बट हमारी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि आपको गॉडफादर होना चाहिए, बट ऐसा है कि आपके कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, बिकॉज कॉन्टैक्ट्स मैटर करते हैं। तो आपके जितने ज़्यादा, और वो फिर इस पर डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा है। अगर आपका काम अच्छा है तो डेफिनेटली आप जो इवेंट में जाएंगे आपको वहाँ पे 50 लोग देखेंगे, वो आपका नंबर लेंगे या आपको कनेक्ट करेंगे सोशल मीडिया से या किसी से आपको कनेक्ट करेंगे। फिर अगर आपका काम अच्छा है तो वो देख के वो डेफिनेटली सामने से ही आपको और इवेंट्स देंगे। अपना इवेंट हो गया तो ऐसे रेफरेंस वाया 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 1 से 2, 2 से 3 ऐसे रेफरेंस बनता है। तो वैसे हम कॉन्टैक्ट्स बनाने चाहिए, हमको वैसा क्लाइंटल बनाना चाहिए कि एक से दूसरा वो अपने सर्कल में रेफ़र करे, फिर जहाँ पे नेक्स्ट आप कर रहे हो वो भी अपने सर्कल में रेफ़र करे। तो वैसा आपको क्लाइंटल बनाना चाहिए। बट डेफिनेटली वो क्लाइंटल कब बनेगा, जब आप उतने टैलेंटेड हो, उतने स्किल्ड हो कि लोगों को आपका काम इतना अच्छा लग रहा है, जो वो अपने फ्रेंड्स या सर्कल में भी यही बोल रहे हैं कि अगर आपको एंकर चाहिए तो आपको इसी को लेना चाहिए, शी विल बी द बेस्ट और ही विल बी द बेस्ट। सो कॉन्टैक्ट्स डेफिनेटली सबसे अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना डेफिनेटली सही है। क्लाइंटल अपना बनाना ज़रूरी है, कॉन्टैक्ट सबसे रखना ज़रूरी है, क्योंकि एक से दूसरा ही हमारी इंडस्ट्री ऐसी है, रेफरेंस से ही काम मिलता है। सो दैट ऑल्सो मैटर्स, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आज एक इवेंट मैनेजर भी है जिसको आपका काम बहुत अच्छा लगता है, तो कोई उसका दोस्त है, दोस्त फ्रेंड इवेंट मैनेजर है, तो वो भी यही बोलेगा कि अगर एमसी चाहिए तो इसको लो, इसका काम अच्छा है। तो डेफिनेटली वो रिलेशनशिप, वो कॉन्टैक्ट, वो क्लाइंटल मैटर करता है। लेकिन एक चीज़ है दीक्षा जी कि आए दिन हम इवेंट इंडस्ट्री में बेशुमार लोगों की आमद होती रहती है जी। इस तनाजुर में क्या आप अपने काम से मुतमईन हैं, इस बारे में बताइए। तो आप कह रहे हैं कि जैसे नए लोग इंडस्ट्री में आते हैं, बहुत सारे लोग आएंगे जी ना भाई। देखिए ये इंडस्ट्री है जी, जिस तरह आपने बताया जी कि भाई आप रिलेशन बनाइए, कॉन्टैक्ट्स बनाइए, जी, तब तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे। जी। तब आप अपने आप को प्रूफ किस तरीके से करेंगे और फिर काम किस तरीके से आगे बढ़ेगा, उस बारे में बताइए। जानी जी, ऐसा है कि एक बार आप टैलेंटेड हो, एक बार आपने इंडस्ट्री में अपना नाम बना लिया है, आपका क्लाइंटल है अच्छा खासा, तो आपकी वो जगह कोई ले नहीं सकता। क्योंकि अगर आप देखें तो अभी जैसे हम तो नए एंकर्स हैं, हम अभी अभी आए हैं 4-5 साल के एक्सपीरियंस में, बट आप देख रहे होंगे कि काफ़ी एंकर्स ऐसे भी हैं जो 10-10, 15-15 साल से है, अभी भी वो काम करते हैं, अभी भी उनको इवेंट्स मिलते हैं। तो हमारे आने के बाद भी तो उनका काम चल रहा है। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि उनका टैलेंट वैसा है, उनकी जो जगह है उन्होंने इस तरह से बनाई है कि इवन इफ वो 15 साल पुराने एंकर्स है, उनके आगे ही कितने सारे फ्रेशर्स आए हैं, कितने सारे लोग गए हैं, फिर भी उनकी जगह वैसी की वैसी है। तो वैसे उनका टैलेंट है, उनका वैसा स्किल है, इसीलिए वो बात है। एंड ऑफकोर्स उनके ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं कि उनका मतलब वही है ना कि अपनी ऐसी जगह बनाओ कि कोई भी आए 10 लोगों में भी आप ही को चुना जाए, अपनी वैसी जगह बनाओ। तो वो बात है, वो तो आप ऐसे ही कर सकते हो ना कि अपने टैलेंट को खुद को जैसे मैं बोलती हूँ, मेरा ये मानना है कि हर इवेंट एक लर्निंग है। तो हर इवेंट में नेक्स्ट इवेंट जो है उसमें और बेहतर करने की कोशिश करो और अपना ज़्यादा डिलीवर करने की कोशिश करो। तो वैसे ही आपकी एक ऐसी जगह बन जाएगी जो अगर आप 10 साल एक्सपीरियंस एंकर या 15 साल भी होंगे और आपके आगे कितने भी फ्रेशर्स क्यों ना आ जाए, आपकी वो जगह डेफिनेटली इंडस्ट्री में रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जुड़ता है कि आपने बताया जब आप वो जगह, वो मुकाम हासिल कर लिया है जी, तो फिर नए एंकर्स की खपत कहाँ होगी? जी, नए एंकर्स की नीड कहाँ हाँ, होगी? नीड कहाँ होगी? हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं है कि अब अगर आप हैदराबाद में देखें तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ शादियाँ हैं या सिर्फ बर्थडेज और ये सब है। कॉरपोरेट इंडस्ट्री भी है, कंपनीज़ को भी एंकर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा हैदराबाद ऐसा है, आईटी इंडस्ट्री यहाँ पे है, कंपनीज़ बहुत सारी यहाँ पे है, तो कॉरपोरेट इंडस्ट्री में भी एंकर्स की ज़रूरत पड़ती है। कॉन्फ्रेंसेज, आजकल तो हर छोटे बड़े इवेंट में एक एंकर की ज़रूरत पड़ती ही है, बिकॉज एन MC इज़ द फेस ऑफ द शो, राइट? तो एक एंकर की ज़रूरत हर उसमें पड़ती ही है। तो ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इवेंट्स बहुत होते हैं हमारी इंडस्ट्री में, तो डेफिनेटली एंकर की नीड तो यहाँ पे रहेगी ही। चाहे कुछ एंकर्स नए आए भी तो भी एंकर की नीड तो रहेगी ही। तो ऐसा कुछ नहीं कि उनको जगह नहीं, जो नए आ रहे हैं उनको इवेंट नहीं मिलेंगे या काम नहीं मिलेगा, उनको भी डेफिनेटली उतना ही काम मिलेगा। तो बहरहाल एंकर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी, हमारे इवेंट इंडस्ट्री को, जी, तभी तो नए नए एंकर्स आ रहे हैं, जुड़ जी, भी रहे हैं। जी, तो बहरहाल आपकी ये
बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू और बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। थोड़ा सा आपको हम यहाँ पर रोकेंगे। तो नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद की जानी मानी एंकर दीक्षा निवानी से। बहरहाल ब्रेक से पहले आपने करियर के मुतालिक किस तरह शुरुआत हुई उस बारे में बताइए और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपने बताया। अभी मेरा एक सवाल यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा, वो ये कि एक कामयाब शख्स के लिए, एक कामयाब इंसान के लिए आपकी नज़र में किन किन बातों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? जानी जी, पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि सक्सेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज़ अ जर्नी। सक्सेस मंजिल नहीं है, वो एक जर्नी है। तो आई थिंक एक कामयाब इंसान के लिए पहली बात तो पैशनेट रहना, वो जज्बा रहना, वो जुनून रहना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इफ़ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट समथिंग, जो आप काम करो, चाहे आप जो भी करो, जो भी प्रोफेशन में जाओ, जो भी फील्ड में जाओ, अगर उसमें आपको सक्सेस चाहिए तो आपको उस काम में अपना दिल लगाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। उसके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है, वो जुनून रहना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स साइमल्टेनियसली आपको मेहनत करनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना हार्डवर्क के तो कुछ नहीं होता। तो जो हार्डवर्क है, जो मेहनत है, वो आपको करनी बहुत ज़रूरी है अगर आपको सक्सेसफुल होना है लाइफ में। तो सो पैशन एंड मेहनत, वो जुनून और हार्डवर्क अगर साथ साथ में चले तो आप सक्सेसफुल बनेंगे डेफिनेटली। अच्छा, आप अगर मेहनत कर रहे हैं जी। और साथ साथ जुनून भी इसके साथ शामिल है, उसके बावजूद भी आपको कामयाबी नहीं मिलती हो, तब आप क्या करेंगे? ऐसा नहीं है कि कामयाबी नहीं मिलेगी, वो ऐसा होता है कि आप हर चीज़ करते हैं, आप अपना दिल लगाते हैं, यू पुट योर 100%, आप अपना 100% एफर्ट लगाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, कभी फेलियर मिल जाती है। तो उसमें ऐसे मामले में एंड ऑफ द डे कामयाबी आपको डेफिनेटली मिलेगी, बट आपके अगर सक्सेस की जर्नी में अगर कुछ रुकावटें आती है, कुछ चैलेंजेस आते हैं, या अगर आप कहीं एक दो बार फेल हो जाते हैं, तो बात ये रहेगी कि आप गिव अप ना करें, आप अपना हौसला ना हारें। अगर आप वो उसी जुनून के साथ बिना गिव अप करे, अगर उस चैलेंज को, उस रुकावट को एक चैलेंज लेंगे, उस फेलियर को एक चैलेंज लेंगे कि अब ऐसी चीज़ आ गई है, अब ऐसी डिफ़िकल्टियाँ, अब ऐसी रुकावट आ गई है, तो मैं इसको कैसे, इससे भी आगे बढ़ूं, अगर आप वैसा जज्बा रखेंगे अपने मन में, तो डेफिनेटली एक ना एक दिन आपको सक्सेस मिलनी ही है। लेकिन दीक्षा, हम जो देखते हैं कि जिनको कामयाबी हासिल नहीं होती इतनी मेहनत करने के बावजूद, वो दोषी किस्मत को खड़ा करता है। ऐसा क्यों? अब जब आपका कोई चीज़ जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रही है, तो किसी ना किसी को तो दोषी मानना ही है ना। अब खुद को नहीं मानोगे आप, तो आप किस्मत को मानोगे। तो आई थिंक ठीक है, एक पल के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरी किस्मत ऐसी है या वैसी है, इसीलिए मुझे ये नहीं मिल रहा है, वो थॉट आना ठीक है, वो नॉर्मल है, वो कोई बात नहीं है। बट बात ये है कि आप वो थॉट को कैसे ओवरकम करें। देखिए, ऐसा नहीं है कि कुछ आप शुरू करेंगे और आपको महीने 2 महीने में सक्सेस मिल जाए, ऐसा नहीं है। रुकावटें तो डेफिनेटली आएंगी ना। हाँ, अगर रुकावटें आ रही है तो वो एक पल के लिए ऐसा थॉट आ गया कि ठीक है, ये शायद मेरी किस्मत में नहीं है, ये है, ऐसा कुछ है, तो वो नॉर्मल है, वो ऐसे, उसमें कुछ गलत बात नहीं है। वो हर किसी को आता है किसी ना किसी लाइफ में, किसी ना किसी मोड़ पे। तो बट उसको आप कैसे ओवरकम करें, उससे आप कैसे उभरे,
मैं ये बोलती हूँ कि हर एक फेलियर से भी आपको निकलना चाहिए, आपको उभरना चाहिए और जितना हो सके कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। सो अगर वो स्पिरिट हो आपके अंदर कि नहीं, मुझे चाहे जितने भी फेलियर्स आए, कि जितने भी रुकावटें आए, मेरी वो मंजिल है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसे सक्सेसफुल होना है, अगर ऐसा है आप में, वो स्पिरिट ऐसी है, ऐसी जुनून ऐसा है आप में, तो जितनी भी रुकावटें आए आप आगे बढ़ेंगे। बाकी दोषी किस्मत को मानना ठीक है, नॉर्मल है। वही है कि ऐसा मोड़ हर किसी में आता है, कुछ लोग उभर पाते हैं उससे, कुछ लोग नहीं उभर पाते। जो लोग नहीं उभर पाते हैं वो गिव अप कर देते हैं ये मान के कि ठीक है मेरी किस्मत नहीं है, मेरी किस्मत में नहीं लिखा हुआ है, ये शायद चीज़ होनी ही नहीं है, ऐसे करके गिव अप कर देते हैं। और कुछ लोग इसको तो मैं करके ही रहूँगा, ऐसे करके उभरते हैं और आगे बढ़ते हैं। और मैं ये मानूंगी कि फेलियर्स जो है उसी को मिलते हैं लाइफ में, जो चैलेंजेस होते हैं या फेलियर्स होते हैं उसी को मिलते हैं जिसमें क्षमता है उसको ओवरकम करने की। तो ऊपर वाला ऐसा नहीं है, उसी को चैलेंज देता है, उसी को वो रुकावटें देता है जिसमें वो क्षमता है उसको ओवरकम करके आगे बढ़ने की। तो वैसा है। तो मैं यही बोलूँगी सबसे कि अगर आप कोई चीज़ को पाना चाहते हो, आपके बीच अगर कोई मंजिल में पहुँचने में अगर आपको कोई रुकावटें आती है तो गिव अप ना करें आप, दोषी किस्मत को मान के या कोई और चीज़ को मान के। डोंट गिव अप, जस्ट मूव टुवर्ड्स व्हाट यू वांट एंड वो हौसला, वो हिम्मत रख के आगे बढ़ो तो डेफिनेटली एक ना एक दिन तो सक्सेस मिलनी ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। जब आपने पल और मोड़ की बात की तो आपने बहुत सारे इवेंट्स किए हैं जी। कोई ऐसा पल जो आपके लिए वो इवेंट यादगार साबित हुआ हो, उस बारे में हमारे ऑडियंस के साथ वो चीज़ें शेयर कर सकती हैं? जी, तो जानी जी ऐसा है कि जो भी इवेंट मैं करती हूँ मैं उसे यादगार बना देती हूँ सबके लिए एंड ऑफ कोर्स मेरे लिए भी काफ़ी इवेंट्स, ऐसा नहीं है कि एक इवेंट मेरे लिए यादगार है, मेरे लिए हर एक इवेंट यादगार है, क्योंकि हर एक इवेंट अगर अच्छा जाता है, जो कि ऑब्वियसली काफ़ी इवेंट्स अच्छे ही जाते हैं, तो खुशी मिलती है। मेरे क्लाइंट्स मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं कि मैं उनका कोई इवेंट करूं उसके बाद मेरा क्लाइंटल ऐसा है कि हर इवेंट में, अपने फैमिली के हर इवेंट में वो मुझे ही बुलाते हैं, तो ऑफकोर्स वो खुशी मिलती है कि कितना अच्छा किया। जैसे किसी की शादी हो या कुछ हो, खुद में एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि यार मैंने उनका इतना अच्छा करा है शो, उनकी शादी करने का मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला और उसमें मैं एक पार्ट थी। मैं उनकी कहानी, एक ब्राइड एंड ग्रूम, दूल्हा दुल्हन, अगर आप शादी होस्ट कर रहे हो तो एक दूल्हा दुल्हन की कहानी मैं ऑडियंस को बता पाई, मुझे वो अपॉर्चुनिटी, मुझे वो मौका मिला और मैंने उसको इतना अच्छा किया कि आगे जो भी है उनके घर में जितने भी इवेंट्स हैं वो मुझे ही मिल रहे हैं। तो वो एक चीज़ होती है, वो हिसाब से तो चीज़ यादगार बन जाती है, हर इवेंट यादगार बन जाता है कि आप इतना अच्छा करते हो कि आपकी तारीफ़ें, जो ऑडियंस आ रही है आपकी तारीफ़ कर रही है, इवेंट मैनेजर तारीफ़ कर रहा है, क्लाइंट तारीफ़ कर रहे हैं, आपकी रेफ़र कर रहे हैं, तो वो चीज़ से तो आपका मन भर जाता है। वो कहते हैं ना, एक आर्टिस्ट के लिए पैसों से ज़्यादा जो तारीफ़ें और जो तालियां मिलती है वो ज़्यादा एक आर्टिस्ट के लिए इम्पोर्टेंस रखती है, अहमियत होती है। क्योंकि एक आर्टिस्ट को उसी की तो भूख है, ठीक है, वो तो पैसे तो कमा ही लोगे आप जो भी करोगे लाइफ में उससे, बट एक आर्टिस्ट को वो तालियों की, वो अप्रिसिएशन की, उसी की तो भूख होती है। तो वो चीज़, और बाकी हर इवेंट में जैसे मैं बोलती हूँ हमेशा कि जो भी अभी आप इवेंट कर रहे हो, नेक्स्ट इवेंट में आप ऐसी कोशिश करो कि आप उसको और बेहतर करो, एक लेवल और ऊपर लेके जाओ। चाहे आप 100 इवेंट कर लो, 500 कर लो, 501 जो आपका इवेंट है उसमें आप और बेहतर होने चाहिए। तो वो जो चीज़ होती है और एक लर्निंग होती है हर इवेंट से, खुद को एक इम्प्रोवाइज करने की एक वो चाहत होती है और आगे बढ़ने की चाहत होती है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर हर एक इवेंट को यादगार बना देती है। वैसे कहा यह भी जाता है कि मौके पे चौका, जी, इसको आप जहन में रख के हर इवेंट को, जी हर इवेंट को आप ऐसे ही, हाँ जी, हर इवेंट को ऐसे ही समझना है कि इस पे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना ही है, तो वो होता है। एंड ऑफ कोर्स कोई भी अपॉर्चुनिटी आए उसको ग्रैब कर लेना, जैसे आपने बोला मौके पे चौका, तो वो नहीं छोड़ना। हर इवेंट को यही सोचना है, ऐसा ही सोच के चलना है कि ये मैंने इवेंट किया तो इनके फैमिली के अगले 10 इवेंट मुझे ही मिलने वाले हैं, तो वो मौका देखो और ऐसा चौका मारो कि अगले जो भी उनके फैमिली के इवेंट से आपको ही मिले। सो इसी से तो बनता है क्लाइंटल, इसी से तो आप आगे बढ़ते हो। बिल्कुल। अब वैसे दीक्षा, एक सवाल ये कि आप एंकरिंग के अलावा कौन से हॉबीज़ है, कौन से शौक़ हैं, उस बारे में हमारे ऑडियंस को ज़रूर बताइए। जी,
तो शौक़ मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक़ है। आई लाइक ट्रैवलिंग, काफ़ी हम घूमते फिरते हैं। अभी तो खैर कोविड आ गया, बट कोविड के पहले भी चाहे इंडिया में हो या आउट ऑफ इंडिया हो, हम काफ़ी घूमते फिरते हैं। पूरी फैमिली हम साथ में घूमते हैं, हम रोड ट्रिप्स करते हैं। और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे घर में सभी को घूमने फिरने का काफ़ी शौक़ है। मेरी मॉम की ट्रैवल कंपनी है। अच्छा। मेरे पापा भी बिजनेस में हैं, तो इस तरह से। लेकिन चाहे मम्मा पापा या मेरी छोटी बहन है, हम सब काफ़ी साथ में घूमते फिरते हैं और इतना मज़ा करते हैं। मेरा मम्मी पापा से ऐसा रिलेशन है कि हम दोस्तों की तरह है। तो जब मैं अपने मॉम डैड के साथ घूम रही फिरूँ तो ऐसा नहीं है कि मुझे किसी चीज़ की कमी है, किसी दोस्त की कमी है। हम सब साथ में जाते हैं, मस्ती करते हैं, ऐसा रहता है। घूमने फिरने का बहुत शौक़ है एंड खाने का भी बहुत शौक़ है। मैं खाने की शौकीन हूँ, आई एम अ बिग फूडी। अच्छा, तो वो चीज़ भी है। ये लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपने आप को मेंटेन कर रखा है। जब आपने बताया है कि बहुत ज़्यादा खाने पीने की शौकीन हैं, तो आप लगातार खाते रहती हैं। जी, खाने की तो शौकीन हूँ मैं, तो वो तो है, काफ़ी चीज़ें हैं उसमें। वो तो बात है, खाने पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है मेरा। अच्छा, आपने जब ट्रैवलिंग का जिक्र किया है जी, तो वो कौन सा शहर है जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं? कौन सा शहर आपको अच्छा लगा? जानी जी, ऐसा है कि मुझे तो पूरी दुनिया घूमनी है। तो कोई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हम रेगुलर जाते हैं, ऑफन जाते हैं, और बाकी कोई ऐसी भी जगहें हैं जो हम एक बार जाते हैं, उसके बाद हम अगले, क्योंकि हमें पूरी दुनिया कवर करनी है, तो अगले के लिए हम वो करते हैं, अगली बार प्लान करते हैं। तो गोवा एक ऐसी जगह है जो हम ऑफन जाते हैं। गोवा हम ज़्यादातर ऐसे ही बैठे बैठे प्लान बन जाता है। हम रोड ट्रिप्स बहुत करते हैं। अच्छा। जब आसपास कोई जगह जानी हो तो हम रोड ट्रिप करते हैं। तो गोवा एक ऐसी जगह है कि हम वहाँ पे एक रोड ट्रिप कर लेते हैं, 3-4 दिन वहाँ पे स्टे करके हम वापस आ जाते हैं। तो वो एक ऐसी जगह है जो हम रेगुलर ऑफन जाते रहते हैं, साल में 2 या 3 बार ऐसा हो गया। और बाकी दूसरी जगहें हैं, काफ़ी ऐसी जगहें हैं जो जाने की चाहत है, जो जा चुकी हूँ, जो बहुत अच्छी लगी, वापस जाने की चाहत है, नई जगह एक्सप्लोर करने की चाहत है। तो ऐसे काफ़ी प्लेसेस हैं। अभी हम बात करेंगे सोशल मीडिया की। जी, देखिए, अभी इन दिनों सोशल मीडिया के ज़रिए आर्टिस्टों को अपना फ़न बताने का मौका मिल रहा है। अगर ये मीडिया नहीं होता तो क्या होता? ये तो बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि ज़्यादातर हम जैसे आर्टिस्ट होते हैं, हमको सोशल मीडिया की बहुत ज़रूरत पड़ती है अपने आप को प्रमोट करने के लिए या अपनी मार्केटिंग करने के लिए। तो अगर सोशल मीडिया नहीं होता, मैं कभी ऐसा इमेजिन नहीं कर सकती कि सोशल मीडिया ना हो, बिकॉज़ वो अभी सोशल मीडिया ऐसा है कि हम सबकी ज़िंदगी का एक पार्ट बन चुका है, एक हिस्सा बन चुका है। अगर आप सुबह उठते हो तो पहले आप सोशल मीडिया चेक करते हो, चाहे कोई भी ऐप हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी हो, पहले वो चेक करते हो। रात में सोने से पहले भी आप वही चेक करते हो। तो सोशल मीडिया हम सबकी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट एक हिस्सा बन चुका है। अगर सोशल मीडिया ना होता तो शायद बहुत दिक्कत होती हमें अपना प्रमोशन या अपना मार्केटिंग करने की। तो इसीलिए मैं तो ऐसी दुनिया कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती जहाँ पे सोशल मीडिया ना हो। सोशल मीडिया इज़ डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एसेंशियल। तो सोशल मीडिया के बगैर आप बिल्कुल अधूरी सी हैं। हम सब अधूरे हैं, सिर्फ मैं नहीं, हम सब अधूरे हैं। बिकॉज कोई ना कोई रीज़न से हर कोई सोशल मीडिया यूज़ करता ही है ना। मतलब चलो, अब मैं अपनी मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ, कोई और अपने एंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया यूज़ करता है, कोई और इन्फॉर्मेशन लाने के लिए सोशल मीडिया यूज़ करता है। तो सोशल मीडिया के बहुत सारे यूजेस हैं ना, हर कोई अपने अपने हिसाब से सोशल मीडिया का देखा जाए तो यूज़ करता ही है, बराबर। आपको ये नहीं लगता कि भाई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को सोशल मीडिया आने की वजह से नुकसान भी हुआ है? नुकसान जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए, जिसकी वजह से देखिए सिंगल स्क्रीन धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। एंटरटेनमेंट आपको सोशल मीडिया के ज़रिए फुल फील कर रहा है, तो ऐसे में थोड़ा सा आप नुकसान भी हुआ है। आप इस बात को मानती हैं या नहीं? जानी जी, जैसे हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, हर कॉइन के 2 साइड्स होते हैं। तो सोशल मीडिया के भी 2 साइड्स है, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। बहरहाल आपकी काफ़ी दिलचस्प गुफ्तगू है और आप कहीं भी रुक नहीं रही हैं। हर सवाल का आप बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जवाब दे रही हैं। चलिए, हम प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं, क्योंकि वक्त आपकी बातचीत के ज़रिए वक्त का पता ही नहीं चल रहा है। हमारा जो आखिरी पड़ाव होता है वो है रैपिड फायर, जी, जिसे हमने चलते चलते का नाम दिया है। क्या बात है।
क्या आप रेडी हैं हमारे सवालात के जवाब बिल्कुल, देने आई के एम लिए? एवर रेडी। मेरा पहला सवाल ये है कि अगर आप एंकर नहीं होते तो क्या होते? अगर मैं एंकर नहीं होती तो जैसे कि मैंने आपको बोला, मुझे सिंगिंग का शौक़ था, बैडमिंटन, पहले मैं बैडमिंटन कोचिंग भी लेती थी, तो शायद मैं बैडमिंटन प्लेयर होती अगर मैं एंकर नहीं होती। और डेफिनेटली एक और प्लान तो ये है ही कि अपना खुद का बिज़नेस, तो या तो मैं एक अपने बिज़नेस की तरफ जाती या तो फिर मैं एक बैडमिंटन प्लेयर होती अगर मैं एंकर नहीं होती तो। ओके, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? ऐसा है जानी जी कि मूवीज़ तो मैं सारी देखती हूँ, मुझे वो मूवीज़ वगैरह देखने का काफ़ी वो भी एक छोटा सा शौक़ है, तो जब फ्री टाइम मिलता है मैं मूवीज़ वगैरह देखती हूँ। मैं ज़्यादा थ्रिलर और सस्पेंस जो मूवीज़ में होता है, मैं थोड़ा ज़्यादा उस तरफ हूँ, क्योंकि मुझे थ्रिलर और सस्पेंस वो जॉनरा की मूवी ज़्यादा पसंद है। और कोई ऐसी मूवी जहाँ पे कुछ ट्रैवलिंग रिलेटेड हो, क्योंकि अगेन वो एक मेरा शौक़ है, तो वो हिसाब से तो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा एक मूवी है जो ट्रैवलिंग के रिलेटेड है, तो वो पसंद है। और बाकी कोई भी ऐसी मूवी जिसमें ज़्यादा कॉमेडी हो या थ्रिलर सस्पेंस हो, तो वो मूवी मैं डेफिनेटली देखूँगी। हाँ, जब आपने ट्रैवलिंग का जिक्र किया है तो उससे जुड़ता हुआ एक सवाल, अगर आपको हॉलीडेज़ में कहीं जाना, घूमना वैसे तो आपको पसंद है, तो कौन सा मुकाम आप चूज़ करेंगी? तो फ़िलहाल मेरे लिस्ट में एक रशिया जगह है और ग्रीस, ये दो प्लेसेस है फ़िलहाल मेरे लिस्ट में, जो मुझे जैसे ही मौका मिले मैं जाऊं इंटरनेशनल में। अगर इंडिया में देखें तो मुझे नॉर्थ साइड जाना है, हिमाचल हो गया, मनाली, लद्दाख, ये सब हो गया, तो इंडिया में वो है लिस्ट। तो जैसे ही चीज़ें नॉर्मल हो हमारे पैंडमिक की, डेफिनेटली नेक्स्ट जो भी मैं ट्रैवल करूँगी इंडिया में होगा तो नॉर्थ साइड होगा, और अगर इंटरनेशनल होगा तो रशिया या फिर ग्रीस। ओके, अच्छा, आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? खाने के शौकीन को अगर आप एक डिश के बारे में पूछो तो ये बहुत गलत होगा, ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि जो खाने का शौकीन है उसकी कोई एक पसंदीदा डिश कभी नहीं होती। बट जनरली मुझे तीखा खाना ज़्यादा पसंद है। अच्छा। तीखा मुझे मेरे हर खाने में थोड़ा स्पाइसीनेस चाहिए, तो वो तीखा खाना मुझे बहुत पसंद है। एंड कमिंग टू डेजर्ट्स तो मुझे मिठाई, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, ये सब भी बहुत पसंद है। लेकिन अक्सर लड़कियां स्लिम ट्रिम की चक्कर में डाइटिंग करती हैं, तो आप इनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? आप तो तीखा भी खाती हैं, खाने की शौकीन भी हैं। जो ऐसे डाइटिंग करते हैं, अपने पसंदीदा खाने को खाने पे कॉम्प्रोमाइज़ करके, रोक लगा के, कॉम्प्रोमाइज़ करके जो डाइटिंग वगैरह करते हैं, उनकी तो मैं सराहना करती हूँ, आई अप्रिशिएट देम। बट ये चीज़ मुझसे नहीं हो पाएगी बिकॉज़ मैं खाने पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, तो वो एक चीज़ है। हाँ, जो लोग करते हैं उनको तो मैं उनकी सराहना करती हूँ, आई अप्रिशिएट देम, कि वो अपना पसंदीदा खाना, चाहे मिठाई हो या जो भी हो, उसको उस पर रोक लगा के अपने हेल्थ, न्यूट्रिशन, मतलब स्लिम होने के लिए ये सब करते हैं। वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, बट मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं वो कैटेगरी में नहीं आती। अच्छा, आप बहुत ज़्यादा खाने की शौकीन हैं जी। अगर घर में मान लीजिए आपकी पसंद का खाना ना मिला हो, तब आप क्या करती हैं? जनरली जब घर में मेरी पसंद का खाना नहीं बनता है तो मैं बहुत ड्रामा करती हूँ, मेरे बहुत नखरे खाने के मामले में, तो मैं बहुत चूज़ी हूँ। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि मेरी पसंद का खाना नहीं हो, पहले तो मैं ये ज़िद करती हूँ कि मैं खाऊंगी ही नहीं, वो खाना मैं नहीं खाती। फिर मेरे लिए या तो कुछ अलग से कुछ साइड डिश या कुछ बनाना पड़ता है मम्मी को, या तो फिर कुछ बाहर से मंगवाना पड़ता है। तो जनरली तो ऐसा होता है कि अगर मेरा कुछ नापसंद खाना बना हो तो मैं उसको खाने की वो नहीं करती हूँ, और या तो बाहर से कुछ मेरे लिए अलग से आ जाता है खाना मेरी ज़िद की वजह से, या तो फिर मम्मी कुछ और साइड कुछ डिश बना देती है जो मुझे पसंद हो और मैं थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेती हूँ। दीक्षा, चलते चलते मेरा आखिरी सवाल जो है कि हैदराबादी सितारे के 2 साल मुकम्मिल हुए हैं, इस प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या राय है? पहली बात तो जानी जी, इस प्रोग्राम का, इस शो का ही नाम आपने इतना ज़बरदस्त रखा है, हैदराबादी सितारे। जो भी आप यहाँ पे बुलाते हैं आर्टिस्ट को, चाहे वो यूट्यूबर्स हो, चाहे एंकर हो, चाहे सिंगर्स हो, या चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो, तो आप उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हो, हैदराबादी सितारे एक ऐसा नाम दे रहे हो, उनको आप सितारा बना रहे हो, उनको आप ऐसे सितारा बुला रहे हो, आप उनको ऐसा नाम दे रहे हो, ऊपर से आप उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हो कि वो अपनी जर्नी लोगों के सामने रख सके। क्योंकि ज़्यादातर हम आर्टिस्ट की जो जर्नी होती है, हमारी जो ऐसी बातें होती है कि हमने कैसे शुरुआत की, ये सब
ज़्यादा लोगों को नहीं पता चलता, वो सिर्फ हमारे करीबी लोगों को पता होता है। और आप ऐसी बातें आपके शो के ज़रिए ऑडियंस के सामने, पब्लिक के सामने रख रहे हो। कल को आज मैं एक एंकर हूँ, जो पब्लिक आज मुझे देख रही है, उनको जब मैं उनका इवेंट करूँगी, उनको मेरी जर्नी के भी बारे में, मेरे स्ट्रगल्स हो गए, मेरी सीख हो गई, जो भी मैंने किया, जैसे भी शुरू किया, उस सब के बारे में पता चलेगा इस शो के ज़रिए। तो ये तो एक बहुत ही बेहतरीन बात है। सो दिस शो इज़ अ नंबर 1 शो, ऑफ कोर्स होस्टेड बाय अ नंबर 1 एंकर, very talented. Thank you. So this is definitely an A1 and a super hit show. थैंक यू। बहरहाल बहुत सारी बातें, बहुत सारी गुफ्तगू हम करेंगे किसी और प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई, इतना वक्त दिया जी। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सितारों का सिलसिला जारी रहेगा हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।